नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल 11 बजे से आपकी परीक्षा यूपी सुपर टेट यानी रिटन एग्ज़ाम। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय ये नहीं है कि हम क्या पढ़ें, महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम क्विट कर जाएँ, पढ़ें ही ना। दोस्तों बड़ा कम समय बचा हुआ है। मैं अगर सारगर्भित रूप से मानूँ तो आपको पढ़ने के लिए 8-10 घंटे बचे हुए हैं। शाम 6, 7, 8 बजे मैक्सिमम 8 बजे के बाद पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद वही पढ़िएगा जो आपको आता हो। यानी मान लीजिए जो आपने टेस्ट सीरीज़ पढ़ा, जो चीज़ें बस उसी को एक आध बार देखिएगा अगर मन किया तो, नहीं तो मैं कहूँगा कि रिलैक्स रहिए। आराम से 9-10 बजे सो जाइए, सुबह 5-6 बजे उठिए। दो अगर आप अपने सेंटर के आस-पास पहुँच चुके हैं, तो सुबह उठ के 1-2 घंटे पढ़ लीजिएगा, वो भी बस रिवाइज़ कीजिएगा केवल टेस्ट सीरीज़। अदरवाइज़ आप अपने सेंटर से दूर हैं, तो वो भी ना पढ़िए। आप करेंगे क्या? दोस्तों आपके लिए विशेष यूट्यूब पे मैं रात में 10 बजे तक 9 या 10 बजे तक मैं हर 2 घंटे में एक वीडियो लाऊँगा आपके लिए, हर 2 घंटे में, जिसमें वो महत्वपूर्ण बातें होंगी। मेरा उद्देश्य क्या रहता है? इससे पहले भी मैंने बीपीएससी में किया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में भी किया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, क्योंकि ये 2 एग्ज़ाम अभी गुज़रे हैं। काफ़ी सफल रहा ये। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपको कम से कम आपका 5-7 नंबर बढ़ा दें। यानी अगर आप 90 पा रहे हैं तो आप 95-97 चले जाएँ इस 12 घंटे के हमारे कार्यक्रम से। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो प्रत्येक डेढ़ 2 घंटे में हम आपको एक वीडियो देंगे। पहला वीडियो आपके सामने ये रहा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपनी योजना कि क्या ना पढ़ें। मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये देखिए भाषा विज्ञान यानी हिंदी, हिंदी जो आपने पढ़ा है बस सारगर्भित रूप से जिससे पढ़ा है, सारगर्भित रूप से देख लें। यानी बस बहुविकल्पी क्वेश्चंस को एक बार निहारते हुए चलें। बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी और संस्कृत में लगता है कि एक सारगर्भित नोट्स या मटेरियल या बुक है, जिसे आप 1 घंटे में अंग्रेजी, संस्कृत को निपटा सकते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में, तो पढ़ डालिए। अदरवाइज़ मैं अनावश्यक इन पर आपको समय वेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा। हिंदी, संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए क्योंकि अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन, संस्कृत से 10 क्वेश्चन यहाँ आप अच्छा कर जाएँगे। 40 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके बाद से विज्ञान 10। दोस्तों आपको विज्ञान जो आपको अब तक टेस्ट वगैरह मिला वो पढ़ लिया होगा आपने। अब विज्ञान पढ़ने का समय नहीं है, क्वेश्चन बनाने का समय है। हमारी टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या-क्या टेस्ट सीरीज़ में शामिल हैं ही हमारी ये वीडियो में जो मैं अभी आप लोग को यूट्यूब पे हर डेढ़ 2 घंटे भेजूँगा। उसमें हमने क्या शामिल किया है ये मैं आपको बता दूँ। तो उसमें हमने विज्ञान को शामिल किया है और एक नए अंदाज में वो आप अभी इसी वीडियो से देखना शुरू कर देंगे। विज्ञान के बाद से हमने पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन को शामिल किया है, इससे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे और सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान समसामयिकी, अंतिम तक पढ़िए। दोस्तों मेरा मानना है समसामयिकी करंट अफेयर निर्णायक भूमिका अदा करेगी इस एग्ज़ाम में। अंतिम समय तक पढ़िए। तो 30 क्वेश्चन ये, एग्ज़ाम कल है तो कल तक पढ़ते रहिए। केवल समसामयिकी 30 ये, 10 ये, 40 अभी पीछे हिंदी देखी थी आपने, 20 वहाँ से हो जाएँगे, 40, 20, 60 और इसके बाद से विज्ञान मैंने कहा जिसके हम थोड़े बहुत डेट रिवाइज़ करेंगे, तो 60, 10, 70 और इसके बाद से सूचना तकनीकी यानी यहाँ से 5 क्वेश्चन। ये लगभग 80-85 क्वेश्चन के काम आप देखिए। मैं फिर दोहरा दूँ सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और हिंदी साहित्य। इसके अलावा अंग्रेजी, संस्कृत में तो कुछ तो आपके होंगे ही। बस दोस्तों, अब इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और तार्किक ज्ञान और इसके अलावा तार्किक ज्ञान तो आप इस समय भूल से ना पढ़ें। कैलेंडर वगैरह अगर आपको लगता है एक आध सवाल क्लॉक कैलेंडर के बना सकते हैं, कोड वगैरह से संबंधित तो बना लें, अदरवाइज़ छोड़ दें। तो इस समय जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान और इसके अलावा शैक्षणिक कौशल, मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगा कि अगर ये आपको लगता है कि कोई आपके पास 5, 10, 15 पेज का सारगर्भित नोट्स है, जिसे आपने 4-5 बार पहले पढ़ा है, उसे पढ़ डालिए। नहीं तो इसमें अनावश्यक कोई नियम ना पढ़िए। इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं अपने वीडियो में शामिल करूँगा। बाकी आप
बस 2-4 जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह हुई है उससे क्वेश्चन बना लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों ये तो रहा आपके पढ़ने की रणनीति। तो आइए इस पहले यूपी टेट के इस पहले महासंग्राम में हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, इसी से शुरुआत करते हैं। ये हमारा पॉइंट है। इसी पॉइंट से मैं आपको बहुत ज़्यादा आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के टॉपिक बताऊंगा। कैसे, आप देखिए। सबसे पहले है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर। देखिए मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगा दोस्तों, इस समय आप हमारी इन लाइनों को देखने में समय न व्यतीत करें। जितना हेडफोन ईयरफोन लगा के कान में हमारी मेरी बातों को आप सुन सकते हैं, सुने, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो जब कान में बातें जाएंगी तो अपने आप माइंड उसको रिकॉल कर लेगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ देखिए, आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर वैज्ञानिक छात्रों की एक टीम ने राइज क्रिक, यहाँ देख लीजिए RISC की राइज क्रिक नाम से एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इसे प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो दो प्रश्न यहाँ से कि पहला प्रश्न क्या कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो ये है या तो राइज क्रिक देगा या शक्ति देगा, दोनों में से जो देगा आपको सही करना है। ठीक, प्रोजेक्ट शक्ति, नाम राइज क्रिक। तो ये इसका यहाँ आईटी से दूसरा देखिए, यहाँ दिया गया है कि इस प्रोसेसर को इंटेल के द्वारा, यानी इंटेल क्या है, तो इंटेल यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में निर्मित किया गया है। आरंभिक प्रोसेसर यानी इंटेल क्या है, एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स क्या है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके मिल गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए इसे रिकॉल कर लेते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, जानते हैं आप। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है, तो ये प्राथमिक मेमोरी का एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। यह जो कैश मेमोरी होती है दरअसल ये स्पीड बढ़ाने के काम आती है। यानी ये कैश मेमोरी गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा देती है। कैश मेमोरी क्या करती है, ये कोई वर्चुअल, वास्तव में मेमोरी नहीं, एक वर्चुअल इमेजिनरी मेमोरी है। तो ये प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के काम आती है। यह प्राथमिक मेमोरी, अब आप जानते हैं कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन कौन है, निश्चित रूप से आप जानते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, कम से कम मैं देखूँ आपकी तैयारी कहाँ तक सही है। तो यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है। तो ये तो रहा कैश मेमोरी के बारे में। अब पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में वर्ड लेंथ क्या है, तो वर्ड लेंथ क्या है, तो बिट्स की उस संस्था से इसका संबंध है जितनी संख्या में प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस करता है। यानी प्रोसेसर एक बार में जितनी संख्या में जितने बिट प्रोसेस करता है वही क्या है, वर्ड का लेंथ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर आप जानते हैं, तो ये क्लॉक सिग्नल को पूछा जाता है किस में मापते हैं, तो ये हर्ट्ज में मापते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए। आइए आगे चलते हैं। ये रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में सब दुनिया के सभी देश ई कचरा से परेशान हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे मोबाइल ख़राब हो गया, चिप ख़राब हो गया, पेन ड्राइव ख़राब हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। इसमें पहले स्थान पे चीन है दोस्तों, याद रखिएगा मित्रों, चीन पहले स्थान पे, यानी सबसे ज़्यादा कचरा फैलाने में चीन पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दूसरे स्थान पे, जापान तीसरे और भारत का स्थान चौथा है। यहाँ देख लीजिए, पांचवा नहीं, पांचवा जर्मनी का है, भारत चौथा। जबकि महाराष्ट्र, भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वो सर्वाधिक ई कचरा उत्पादन करता है। याद रहेगा, ई कचरे में पहला चीन, दूसरा यूएसए, भारत का स्थान चौथा, और राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र सर्वाधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नगरीय प्रशासन से संबंधित 74वां संशोधन विधेयक, आप जानते हैं 73वां जो है वो पंचायत से है। 73वां संशोधन, ये विधेयक 1992 में आया था और लागू इसको 1993 में किया गया। 73वां 74वां दोनों ही विधेयक 92 में आया। 73वां पंचायत से जुड़ा हुआ है और 74वां आपका नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, नाम याद रखिए फिर से, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर ग्राम स्तर पे
त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई है? याद रहेगा, बलवंत राय मेहता समिति। जबकि अशोक समिति ने क्या कहा था? द्विस्तरीय। तो अशोक समिति की सिफारिशें खारिज हो गई और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों में त्रिस्तरीय गांव में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन जान गए आप। 74वां नगर पालिका से संबंध रखता है, 73वां ग्राम पंचायतों से संबंध रखता है। 74वां संविधान भाग 9 क है, याद रखिएगा, जबकि 73वां संविधान संशोधन का भाग 9 है। ठीक, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। जब संविधान लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, यानी पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा। 26 जनवरी नहीं, पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? उसी को लागू अडॉप्ट कहते हैं, यानी अंगीकृत कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर बनी थी। तो ये रही हमारी पूरी योजना यहाँ पे। तो भाग 9 क में ये, और भाग 9 क्या है? ये पंचायतों से, यानी 73वें संविधान संशोधन से है। जबकि इसके लिए 2 अनुसूचियां जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के लिए अनुसूची 11 है, भूलेंगे तो नहीं, अनुसूची 11। और 74वें संविधान संशोधन के लिए अनुसूची 12 है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसमें 12वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन याद रहेगा। नगर पालिका के लिए यानी 74वें के लिए 12वीं अनुसूची, और 73वें संविधान संशोधन यानी ग्रामों के लिए 11वीं अनुसूची। और अगर पूछते 10वीं अनुसूची चुनाव का माहौल है, तो ये दल बदल कानून से है। क्या? दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन, किस आंदोलन में पहली बार महिलाएं पर्दे से बाहर आई थी? तो स्वदेशी आंदोलन में प्रदर्शन किया, धरना दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। अधिसूचना 19 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी 1905 में। इसी के बाद आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। बंगाल विभाजन की परिणति ये रही कि इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुए थे। तो स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आके धरना प्रदर्शन किया। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कौन बहिष्कार आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो ये मुस्लिम समुदाय, स्वदेशी और किसानों ने भाग नहीं लिया, और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने इसमें भाग नहीं लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ से कई चीज़ें आपको सामने आ सकती हैं। जैसे जैसे ये सामने आ सकती है कि थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई। चलिए दोस्तों, ठीक, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो बस इतना ही आपके लिए। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। दिल्ली को राजधानी कब बनाई गई? 1912 में। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद देखिए, ये काफ़ी चर्चित है। जनवरी का महीना है, ठंड का महीना है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का, जनवरी माह में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्य में जल्लीकट्टू यानी सांडों की लड़ाई होती है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। इसके अलावा कंबाला अगर पूछे, कंबाला, तो कंबाला कर्नाटक का, भैंसों की लड़ाई है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, आपको उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य देख लेना चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, सत्रिया याद रहेगा, सत्रिया असम का है, कृष्ण से संबंध रखता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। यहाँ पे पार्वती की मीनाक्षी के रूप में और भगवान शिव की सुंदेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तंजौर मतलब तंजाउर, चोलों ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। तो इतना ये। आइए अंतिम पॉइंट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने आईआईटी हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, 2 आईआईटी हैं, एक आईआईटी कानपुर और एक आईआईटी बीएचयू। आप जानते हैं कि 2008 में आईआईटी बीएचयू को आईआईटी का दर्जा दिया गया था, आईआईटी बीएचयू।
तो दोस्तों ये रही पूरी, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है आपसे, कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके सिलेबस का बहुत बड़ा पॉइंट ऐसे ही मैं टच करूँगा। अगले वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, जो रहेगा मंगल ग्रह पर झील की खोज, और इस टॉपिक को के संदर्भ में हम विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक कन्फर्म पूरा क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यानी हम विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रदूषक वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसे एक बार सारगर्भित रूप से बस सुनते रहिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कानों में लगाकर ईयरफ़ोन सुनना काम है आपका। रिकॉल करना, माइंड अपने आप खुद ब खुद रिकॉल कर लेगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ बातें पहले मैंने की, इसलिए ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया। इतने लंबे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको छोटे-छोटे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।